मोदी सरकार ने चुनावों से पहले ही ब्लैक मनी पर जोर दिया है। पिछले 1.5 साल में सरकार ने ब्लैक मनी पर खुलासे की स्कीम सहित कई कदम उठाए भी हैं, लेकिन ये कितने कारगर रहे इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन अब सरकार एक बार फिर ब्लैक मनी पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। ये एक्शन बजट में हो सकता है। सरकार ब्लैक मनी पर शिकंजा कसने के लिए कैश की सीमा तय कर सकती है। इसके अलावा और कदम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन जब तक भारत में काले धन के असली सोर्स को खत्म नहीं किया जाए, तब तक ये सारी कोशिशें कितनी सफल रहेगी, इसी पर हम कर रहे हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल और जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर सुनील जैन। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे खबर हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, इस बजट में किस तरह के स्टेप्स ले सकती है सरकार ब्लैक मनी पर काबू रखने के लिए? काले धन पर काबू पाने के लिए सरकार एसआईटी की जो सिफारिश थी उसकी कई सिफारिशों को अमल करने का ऐलान कर सकती है। एक ऐलान यह हो सकता है कि एक समय में किसी एक शख्स के पास एक तय सीमा से ज्यादा नकदी ना रखी जाए। यह सीमा क्या हो, अभी इस पर चर्चा चल रही है। दूसरा कदम यह हो सकता है कि एमबीबीएस या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन के लिए जो डोनेशन दिया जाता है वो डोनेशन नगद में लेने या नगद में देने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए। एक तीसरी सिफारिश ये थी कि धार्मिक संस्थान या चैरिटी वाले संस्थान जो भी डोनेशन ले वो भी नगद में ना ले, नगद में ले तो नगद लेने वाले का पैन नंबर या फिर उनका बैंक खाता नंबर ले। लेकिन तीसरी सिफारिश पर शायद सरकार बहुत ज्यादा तेजी से आगे ना बढ़े, इस पर थोड़ी सी कंजूसी बरते क्योंकि थोड़ा संवेदनशील मामला है। शुक्रिया लक्ष्मण सारे अपडेट के लिए। और काला धन रोकने की समय सीमा पर सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक बहुत ही मामूली सफलता हाथ लगी है। सरकार ने अब तक क्या किया है, देखिए खास रिपोर्ट। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए ब्लैक मनी बिल पास कराया और इससे जुड़े अलग अलग कानून बनाए तो लगा कि वाकई अब काले धन का धंधा मंदा पड़ने वाला है। लेकिन ये धंधा अभी भी खुलेआम फल फूल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 12,000 करोड़ रुपए के काले धन का लेन देन होता है, सिर्फ डोनेशन के तौर पर। डोनेशन एमबीबीएस या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन को लेकर ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स चलाने वाले संस्थानों का राजनीति से इतना गहरा रिश्ता होता है कि कोई इस पर शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। वहीं राजनीतिक दलों को हर दिन जाने वाला चंदा भी काले धन का एक बड़ा खजाना है। लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि चंदा चेक से देना जरूरी कर दिया जाए। वैसे तो काले धन पर करीब दर्जन भर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन 3 साल पहले संसद में जो व्हाइट पेपर पेश किया गया था उसके मुताबिक 8 सेक्टर काफी खास हैं जहां काले धन का धंधा काफी जोरों से चलता है। व्हाइट पेपर के मुताबिक वो खास 8 सेक्टर हैं: फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, बुलियन और ज्वेलरी, नकदी से लेन देन, माइनिंग, शेयर बाजार, कारपोरेट सेक्टर का दुरुपयोग और एनजीओ। इन सेक्टर के हिसाब से अलग अलग कदम भी उठाए गए। मसलन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों में लेन देन के नियम सख्त किए गए। रियल एस्टेट सेक्टर में नकदी के लेन देन पर निगरानी की व्यवस्था चुस्त की गई। बुलियन सेक्टर में 2 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद पर पैन जरूरी किया गया। पैन से जुड़े दूसरे नियम भी सख्त किए गए। शेयरों की कीमत में होने वाली अचानक तेजी को रोकने के लिए अलर्ट सिस्टम बनाए गए ताकि शेयर के जरिए काले धन को सफेद बनाने का धंधा बंद हो। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं ताकि विदेशी खातों में काला धन रखने की परंपरा बंद हो। लेकिन कामयाबी अभी कोसों दूर है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनील जैन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर सरकार इस बजट में जो शाह कमेटी की सिफारिशें हैं उनको माने और उसमें से एक कैश की लिमिट लगाई दी जाए कि कितना कैश एक इंसान के पास हो सकता है, उससे कितना फर्क पड़ेगा ब्लैक मनी की समस्या पर? देखिए, ज्यादातर जो ब्लैक मनी है वो आपके सामने तभी सामने आती है जब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शंस, जैसे कुछ सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, वो हम कैश में करते हैं।
तो निश्चित रूप से अगर आप एक कैश कितना हैंडल कर सकते हैं, कितना एक ट्रांजैक्शन कैश में हो सकती है, या कितना कैश आपके पास ऑन अकाउंट या कैश इन हैंड आपके बिजनेस में हो सकता है, उस फिगर को अगर आप रेगुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी ब्लैक मनी को हमारे सिस्टम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे रिस्ट्रिक्ट करने में। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमें कैश ट्रांजैक्शंस पे, कैश होल्डिंग पे और कैश आप कितना एक इंडिविजुअल के हाथ में बिजनेस में होल्ड कर सकते हैं उस पे अगर हम फोकस करें तो निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी। लेकिन आपको पता है सुनील जी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जब सरकार ऐसी सारी स्कीमें लाती हैं और कैश ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने की कोशिश करती हैं तो वहां पर उनका टारगेट होता है वैसे ही जो टैक्स पेयर है वही आम आदमी जो कार्ड का इस्तेमाल करता है उनको बोलेंगे कि और डिस्क्लोजर्स दीजिए। जहां असली सोर्स है वहां क्या कोई रियल एक्शन हो रहा है कि नहीं? गोपाल जी, हमने अभी हमारे स्टोरी में दिखाया कि किस तरह से डोनेशंस के कारण 12,000 करोड़ रुपए का कालाधन पैदा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशंस जाती है वहां पर इतना कालाधन पैदा होता है। वहां पर कुछ स्टेप्स लीजिए। नहीं, देखिए, जो अभी आपकी रिपोर्ट में भी बताया और एसआईटी ने भी जो दिए थे 8 सेक्टर्स, उन सब में सरकार ने इफेक्टिव कदम लिए हैं। और एक बात क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लैक मनी जनरेशन पे इंसेंटिव्स थे वो टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करके ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत जरूरी आवश्यकता थी। तो जो सेक्टर और दूसरी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा लीकेजेस थे। अल्टीमेटली चाहे एनआरईजीएस ले लें या सब्सिडी ट्रांसफर ले लें या अदर बेनिफिट्स थे, उनमें जो थे वो बहुत ज्यादा लीकेजेस थे। तो सरकार ने प्रयास किया और उसके लिए जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उससे बहुत बड़ा जो लीकेजेस है वो क्लियर होंगे। दूसरी बात क्या है कि जो टैक्स लॉज है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको सिंप्लीफाई करने का भी फोकस है। तो जो सरकार का पूरा व्यू है आलोक जी, आलोक शर्मा जी, जो बीजेपी का नारा था उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था कि एसआईटी बनाई थी ब्लैक मनी पर और काफी स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि असली प्रॉब्लम तो कहीं और है जिसका सोल्यूशन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर लाना है। देखिए, मैं समझता हूँ एसआईटी का भी जो गठन हुआ था तमन्ना जी, वो गठन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हुआ था और लास्ट डेट की, इसलिए वो गठन होना मस्ट था। लेकिन उसके बाद एसआईटी की आज तक क्या प्रोसीडिंग्स रही हैं वो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई हैं। एसआईटी ने क्या क्या कदम उठाने के लिए कहा है वो भी बहुत ही चंद सुर्खियों में रहकर पीछे चले गए हैं। जहां तक टैक्स रिफॉर्म्स की बात है, ब्लैक मनी जनरेशन को रोकने की बात है, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जहां तक विदेशों से जो ब्लैक मनी वापस लाने की बात थी वो भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक जुमला साबित हो गई है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि जो सब्सिडी का अमाउंट था वो चाहे आपका एलपीजी सिलेंडर का था, मनरेगा का था, तमाम तरह के जो इंसेंटिव्स थे वो तो पहले ही चिदम्बरम साहब के समय में डायरेक्टली उनके अकाउंट में चले जाए वो सिस्टम शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्योंकि ब्लैक मनी के इशू को लेकर बहुत आगे बढ़ी थी। आज हम जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार को आए लगभग 2 साल हो गए हैं। ब्लैक मनी को जनरेट करने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर ब्लैक मनी जनरेट होती है। एनजीओज का आपने बताया, कॉलेजेस की डोनेशन का आपने बताया। मुझे नहीं लगता मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने कोई भी कदम उठाया है जो सुप्रीम कोर्ट की एडमिशन और डोनेशन को लेकर 2007 की कर्नाटका गवर्नमेंट उठा नहीं पाता, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे कॉलेजेस कौन चलाते हैं? नेता ही चलाते हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजों का सोर्स जाकर पॉलिटिशियंस के पास ही आता है। गोपाल जी, आप जवाब दीजिए, क्या आरोप लगाए हैं आलोक शर्मा ने? वो कह रहे हैं कि स्टेप वाकई कारगर नहीं रहे हैं आपकी सरकार के। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, सितंबर 2015 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए फाटका को लेके और इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो AEOE के साथ किए थे इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। ब्लैक मनी को 2 हिस्सों में करना पड़ेगा, एक जो विदेशों में जमा धन है, एक जो भारत में जनरेट हो रहा है। तो विदेशों से अगर भारत में लाना है तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज का जो स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेंथन किया है, चाहे DTAA के थ्रू, चाहे फाटका के थ्रू और वेरियस टैक्स ट्रीटीज के थ्रू। वहां से जो पैसा आएगा लाना है वो अलग चीज है। दूसरी बात क्या थी कि जो देश में ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था
उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे माइनिंग सेक्टर में देख लो, कोल ब्लॉक एलोकेशन में देख लो, ट्रांसपेरेंसी की है कोल ब्लॉक एलोकेशन में ऑक्शन के थ्रू, 3G स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो अल्टीमेटली जनरेशन तो मेजर जनरेशन इन्हीं के थ्रू हो रहा था। पहले तो गोपाल जी आप बताएंगे कि कितना काला धन है भारत में, ये बताइए कि कितना काला धन है। देखिए, ये जो कितना काला धन है इसका कोई रेगुलर एस्टिमेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन वेरियस जो एस्टिमेट नहीं, 3 एस्टिमेट है, लगभग 50 से 60% 3 एस्टिमेट है। NIPFP, NCAER, NIFM तीनों ने रिपोर्ट सौंपी है। इसका लेटेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के पास 21 अगस्त 2014 को पहुंच चुका है। अभी तक आप लोग ये तय नहीं कर पाए कि रिपोर्ट्स को पब्लिक करना है या नहीं। पहले तो आप ये बताएंगे ना कि कितना काला धन है। यह जयंत सिन्हा ने क्लियरली कहा है कि वो जो तीनों रिपोर्ट है NIPP की और NIFM की जो रिपोर्ट्स हैं ब्लैक मनी के, उसके बेस पे इस बार बजट में काफी सरकार कदम ले रही है। और ये SIT की जो बात हो रही है, पब्लिक तो करें फिगर। सुनील जैन जी, ये कितना जरूरी है जानना कि ब्लैक मनी का अमाउंट कितना है, क्योंकि हवा में बातें होती हैं। स्विस बैंक्स में कितना है पता नहीं, फिर क्या मॉरिशस रूट यूज हो रहा है पता नहीं। इट्स मोर अबाउट रूमर। क्या हमें पहले तय करना है क्या कौन सा पैसा ब्लैक मनी है, कहां पर है और कितना है? बिल्कुल, आप पिछले दिनों देखे हैं तो जो 31 दिसंबर को कंप्लायंस विंडो समाप्त हुई ब्लैक मनी कानून में, एक बहुत लंबे प्रोग्राम के बावजूद भी कुछ 650 डिक्लेरेशंस और कुछ 2500 करोड़ रुपए हम कलेक्ट कर पाए हैं। वो लिमिटेड कंप्लायंस विंडो अब एक्सपायर हो चुकी है जहां तक विदेशों में जमा काले धन का विषय है। और अभी हमें जो डोमेस्टिक मार्केट में, रियल एस्टेट में, ज्वेलरी बिजनेस पे जो बेनामी प्रॉपर्टीज को लेकर जो हमें कानून में अमेंडमेंट करना है, वो अभी मैं समझता हूं कि उसमें अभी कुछ समय बाकी है। और जो भी सरकार के हाथ में इफेक्टिव टूल्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं इनकम टैक्स एक्ट में और बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में और ये ब्लैक मनी कानून में, मैं समझता हूं कि अब समय है कि हम इसको अच्छी तरह से यूज करें। और जहां तक एस्टीमेट की बात है, तो एक एस्टीमेट ये भी माना जाता है कि जितना हमारा पैरेलल इकोनॉमी है, जितना हमारा व्हाइट में इकोनॉमी है, तकरीबन उतनी ही इकोनॉमी ब्लैक में भी एग्जिस्ट करती। तो वो कहाँ है पैसा, किसके पास है पैसा, और अगर उस पर टैक्स लगे तो कितना फायदा हो सकता है? हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ये चर्चा जारी रखेंगे, जाएगा नहीं। क्या काले धन की खोज बस एक जुमला बनकर रह गया है? अब एक बार फिर सरकार एक्शन में आने की बात कर रही है। इस बजट में हो सकता है, और ये CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, कि काले धन पर रोक लगाने के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। उसमें से एक है कि कैश की लिमिट तय की जाएगी। वो अब कितनी कैश की लिमिट है वो देखनी होगी। वैसे 15 लाख तक की सिफारिश भी की गई है। TP ओसवाल भी आप जुड़े हैं हमारे इस डिस्कशन में, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट। ओसवाल साहब, जो मूल सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं कि क्या काले धन पर अगर वाकई सीरियसली रोक लगानी है तो ऐसे अनाउंसमेंट से काम चलेगा या सीधे सोर्स तक जाना पड़ेगा? एक्शन की बहुत जरूरत है, अनाउंसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो भी आपको करना है इमीडिएटली इंप्लीमेंट करिए। उसके लिए बजट के लिए वेट करने की क्या जरूरत है? तो किस तरह की चीजें हैं जो इंप्लीमेंट करने से वाकई काला धन निकल कर आएगा? नहीं, जैसे कोई कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन किया है कि कैश इतने लिमिट के ऊपर अलाउड नहीं करेंगे। आज भी वैसे ही तो वो प्रोविजन ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में, आई एम सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में प्रोविजन है। ओके। तो वो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जब भी कैश किसी मिलती है उसके ऊपर ईडी की एक्शन करके उसको अटैचमेंट करिए और उस पर एक्शन में लाइए, पब्लिसिटी दीजिए उसके एक्शन को, रादर देन ऐसे सिर्फ अनाउंसमेंट करते रहो। अनाउंसमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, कोई एक्शन लेके उसको पब्लिसिटी दीजिए। ओके। आलोक शर्मा जी, ये वैसे प्रॉब्लम सिर्फ एक सरकार की नहीं है, ये हर सरकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो असली सोर्स है काले धन का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है पॉलिटिकल पार्टियों को फंड करने में। और हमारा ये कहना है कि जब तक आपकी पार्टियों की फंडिंग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ये प्रॉब्लम सुलझने वाला नहीं है। तमन्ना जी, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग है वो अभी तक
मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, उससे लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग है, 20,000 से ज्यादा की डोनेशन भी पूरी चेक से आती है। और इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो एनुअल अकाउंट है वो पूरा दिखाया जाता है। 20,000 से कम की जो डोनेशंस हैं उनको भी आप क्यों नहीं डिक्लेयर करवा देते हैं? एक रुपए का एक कारण है कि बहुत बड़ी फंडिंग, तमन्ना जी, जी बहुत बड़ी फंडिंग जो है वो मेंबरशिप के दौरान आती है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच्ड अपने आप को ओपनली नहीं करना चाहते हैं। बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस के लोग भी होते हैं, बहुत से बिजनेसमैन भी होते हैं जो किसी अपनी एक आइडेंटिटी नहीं चाहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहें। गोपाल कहीं ना कहीं गुप्त रखा जाता है उस चीज को। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ तमन्ना जी। जी तमन्ना जी, देखिए मेन जो सोर्स है वो रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट का जो बिल हम लेकर आए थे 2013 में यूपीए 2 में, जिस तरह से उसके अंदर इन्होंने एनडीए की सरकार ने आकर तोड़ मरोड़ करके सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा है, और जिस तरह से बल्क परचेज और अथॉरिटी के ऊपर जो 3 महीने के अंदर बताना था कि किस व्यक्ति ने कितने फ्लैट्स खरीदे, उस क्लॉज को हटाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का और रास्ता साफ कर दिया है। गोपाल अग्रवाल, आपका रिस्पॉन्स इनको, एक बैंक और मुझे ये बताइए कि हर एक पैसे की डोनेशन के साथ अगर आप वोटर आईडी जुड़वा दें तो फिर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। इस पर्दे के पीछे तो सब चुप रहे ना। नहीं, देखिए अल्टीमेटली जो पूरा सिस्टम का करेक्शन होगा वो पूरी तरह से कैश ट्रांजैक्शंस को कम करके ऑडिट ट्रेल बनानी पड़ेगी, बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन हो। और मेरे ख्याल से जो सरकार कर रही है वो इसी पे फोकस कर रही है कि आप कैश ट्रांजैक्शन को मिनिमाइज करें, सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, और जो नॉन इंट्रूसिव टैक्स ईडी के एक्शंस होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि ड्रैकोनियन अगर टैक्सेशन लॉज होते हैं तो वो करप्शन का एक नया सेंटर हो जाता है। मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट हमारी पॉलिसीज है। नॉन बैंकिंग, आलोक जी आपसे पूछा नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए। जो नॉन बैंकिंग चैनल माइनिंग में आपने अभी कहा कि माइनिंग में उनको रोका जाए। गोपाल जी और आलोक जी, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की बात है ही नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी फंडिंग छुपाना चाहता है। जब तक वहां से शुरुआत नहीं होगी, नहीं ऐसी बात ब्लैक मनी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। टीपी ओसवाल जी, नहीं देखिए अलग अलग, देखिए ये ब्लेम गेम करना बंद करना चाहिए इनको। वो अलग है इनको ना, हम ब्लेम गेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम की बात नहीं है। वो रामदेव साहब कहाँ हैं जो कहते थे 4 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ वो कहाँ चले गए बीजेपी के लिए वोट मांग के? नहीं, मोदी साहब से जो पहले कहते थे हर एक के आदमी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बाद में जुमले हो गए सब। ये मोदी साहब कहते हैं हमें पता ही नहीं है। आलोक शर्मा जी टीपी ओसवाल बोलेंगे प्लीज। देखिए अभी यूपीए वाले कहेंगे हमने ये स्टेप ली, बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने ये स्टेप ले रही है, उससे कोई रिलेवेंस नहीं है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट करेक्ट ट्रैक पे चल रही है। कैश, गोपाल जी ने बोला तो सही है, कैश ट्रांजैक्शन का कंपोनेंट कम करिए, और वो एक साथ ओवरनाइट कभी कुछ नहीं हो सकता है, हो रहा है धीमे धीमे। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स कर दिया है। नो डाउट रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है लेकिन जहां कैश मनी होता है, लेकिन हर सेक्टर में ये प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली, पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं खुद से ही शुरुआत करनी होगी, तब शायद ब्लैक मनी पर कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए हमारे इस खास चर्चा में। नमस्कार।